हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑप्टिक्स का नया टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना दैट इज शोन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट की वजह से डिफ्रैक्शन आता है। और एग्जैक्टली क्या फिनोमेना होता है दैट मीन्स डेफिनेशन। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, सो एज द डेफिनेशन इट कैन बी सेड एज डिफ्रैक्शन रिफर्स टू और इट रिफर्स टू bending or spreading of light when it meets an obstacle. That means it meets a very small particle or small opening. So that phenomena is called diffraction. Which phenomena? The phenomena by which this light ray undergoes bending when it meets a small particle on its path or a small opening on its path. So जब लाइट रे ट्रैवल करता है, पाथ में कोई पार्टिकल मिला और या फिर कोई ओपनिंग मिला, तो फिर ये बेंड हो जाता है। जैसे कि लेट से ये लाइट जा रहा है और एक बहुत छोटा सा पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड था। So because of this particle, this light will bend, maybe like this. So इस bending को हम diffraction कहेंगे. This is different from the scattering. Scattering जो concept था उस पे पहले particle इसको absorb करता था, फिर re-emit करता था, वो different direction में करता था. ये bend हो जाता है और spread भी हो सकता है, like दो part में भी bend हो सकता है, तो अलग अलग direction में ये spread हो जाता है. तो इसको भी हम लोग diffraction कहते हैं, right? So bending of light through a small particle collision or maybe from a small opening is known as this diffraction. Opening का मतलब क्या हुआ? इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में आपने एक बड़ा सा ओपनिंग कर दिया और फिर उस पर लाइट को इंट्रोड्यूस कराया। तो इस पर आप लाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आप कहेंगे कि अगर यहाँ से लाइट आ रहा है, लेट मी रीड फॉर दिस, अगर लाइट इस तरह से आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में भी, सो आप पाओगे कि ये पोर्शन जो है वो इल्यूमिनेट करेगा स्क्रीन का, दैट इज स्क्रीन। तो स्क्रीन के इतने पार्ट में आपको लाइट मिलेगी। यहाँ पर ब्लॉकेट था, ये ओपेक है, तो यहाँ पर डार्क रहेगा, यहाँ पर लाइट नहीं जाएगी, इजंट इट? बट अगर आपने इसमें कुछ ऐसा किया कि ये जो ओपनिंग है इसको बड़ा ना करके छोटा कर दिया, बहुत स्मॉल ओपनिंग कर दी, इस स्मॉल ओपनिंग करने के बाद अब फिर से अपने लाइट को इंट्रोड्यूस कराया, तो आप पाओगे कि ये जो पोर्शन है केवल इतना ही पोर्शन इल्यूमिनेट नहीं होगा, बल्कि इससे इतने से ज़्यादा पोर्शन, कुछ और पोर्शन भी इल्यूमिनेट कर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्मॉल ओपनिंग है, इस स्मॉल ओपनिंग में ये जो एज होगा, इस एज के थ्रू लाइट बेंड हो जाएगी। तो यहाँ से आने वाली लाइट जो है वो इस तरह से चली जाएगी और यहाँ से आने वाली लाइट इस तरह से जाएगी। सो जो इल्यूमिनेशन पोर्शन होगा स्क्रीन का वो ज़्यादा हो जाएगा। सो ये ज़्यादा इसलिए हुआ, दिस इज़ बिकॉज की लाइट इस कॉर्नर पे बेंड हुई है, जो इधर जाना था वो बेंड हो गई। इसी बेंडिंग फिनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। सो डिफ्रैक्शन कैन अकर्स व्हेन देयर इज अ टाइनी पार्टिकल्स ऑन द पाथ और वेयर देयर इज अ एज और ओपनिंग ऑन इट्स पाथ व्हेन द लाइट मूव्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, तो उस पर कुछ सेटअप अगर बनाना है, उसको जस्टिफाई करना है, तो अपने पास एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, सोर्स। और दूसरा ये इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डिफ्रैक्शन एलिमेंट। सिंपल टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रैक्शन एलिमेंट, जहाँ से आपको डिफ्रैक्शन कराना है, मे बी ओपनिंग, मे बी एज और समथिंग लाइक, और फिर एक स्क्रीन होना चाहिए। So in case we want to watch the diffraction happening due to a light, so we have to have a source, one thing, diffraction element, another thing, screen, and the last thing. So these three things has to be there. Based on them, or based on their locations, this diffraction is categorized as two types. So now we will talk about types of diffraction. अगर डायरेक्टली लिखें तो ऐसा बोल सकते हैं, two types of diffractions. So there are two types of diffraction. What are they? Let me write. First is called Fresnel diffraction,
and another is called Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. ये जो डिफ्रैक्शंस हैं दो टाइप के, ये इन तीन एलिमेंट्स के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है. थ्री थिंग्स लाइक सोर्स, एलिमेंट एंड स्क्रीन. सो फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर एक एक करके यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ. फ्रॉनहोफर क्या होता है? फ्रॉनहोफर उस तरह के डिफ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें सोर्स और स्क्रीन डिफ्रैक्शन एलिमेंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं. सो यहाँ पर अगर शॉर्ट में लिखें, इफ source and screen are infinite distance or are at infinite distance from diffracting element, then the diffraction is a Fraunhofer diffraction. इसका मतलब है जहाँ पर ये आपने ओपनिंग बनाया है, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट रखा है, उससे सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है, स्क्रीन को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है. ये जो डिस्टेंसेस होनी चाहिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए. उस केस पे आप पाओगे कि ये फ्रॉनहोफर हो जाएगा. फ्रेस्नेल क्या होता है? फ्रेस्नेल में आइदर ऑफ द टू फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि दोनों इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. सो या तो सोर्स का डिस्टेंस या फिर स्क्रीन का डिस्टेंस या दोनों फाइनाइट होना चाहिए. सो इफ source or screen or both are at finite separation or at finite distance from diffracting element, then it is Fraunhofer. Then it is Fresnel. सो उसको मैंने लिखा नहीं, सब लिख सकते हैं. सो पॉइंट इज कि इन केस ऑफ फ्रेस्नेल कोई ना कोई डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए, दोनों इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. और इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर दोनों के सेपरेशंस इनफाइनाइट होना चाहिए. तो पॉइंट इज कि अगर दोनों के सेपरेशन इनफाइनाइट हैं तो ये फ्रॉनहोफर हो गया, अदरवाइज ये फ्रेस्नेल हो गया. सो दिस इज हाउ द कैटेगराइजेशन गोज. और आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि वो डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं. इसके बाद इनके अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट सेटअप्स हैं. फ्रेस्नेल का अपना है, फ्रॉनहोफर के भी कई सारे सेटअप्स हैं. तो उनमें से जो अपने सिलेबस के लिए सिलेबस में है और जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. सब लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे और वो भी जो सिंगल स्लिट होगा. सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसको स्टडी करना है. अच्छा, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये इनफाइनाइट वाला जो पॉइंट अब मैंने अभी बताया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कैसे रखते हैं. तो इनफाइनाइट को हम ज्योमेट्रिकली इनफाइनाइट पे नहीं रखेंगे क्योंकि अदरवाइज हमको इनफाइनाइट डायमेंशन की लैबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी और इनफाइनाइट अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, लाइट को इनफाइनाइट बनाना, ऐसा अपेयर कराना होगा कि वो इनफाइनाइट तक चलता है. तो जैसे यहाँ पर एक ये सोर्स दिखाया गया है, राइट, और आपको इनफाइनाइट पे सोर्स रखना है तो डिफ्रैक्शन एलिमेंट पे यानी स्लिट पे जो यहाँ पर जो लाइट आने वाली है वो पैरेलल आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेलल भी दिखाया था. तो इसको पैरेलल बनाने के लिए बेस्ट वे क्या है, यहाँ पर आप एक लेंस लगा लीजिए जो कि उसके फोकस पे रख देंगे तो पैरेलल हो जाएगा. इसलिए इसको इस डिफ्रैक्शन एलिमेंट को ऐसा अपीयर करेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है. सिमिलरली एक लेंस हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं जिससे ये डिस्टेंस फोकस वाली हो जाएगी. तो फिर अब ये डिस्टेंस नहीं, हम देखेंगे उसको किस तरह से लगाना है, बट इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पर एक लेंस लगा लेंगे और सिंस अगर ये पैरेलल इनपुट कर रहे हैं तो ये पैरेलल बाहर निकलेंगे और फिर इसको हम फोकस के बराबर रख लेंगे. तो फिर सारी की सारी लाइट्स जो है वो किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करेंगे. तो पॉइंट इज कि स्क्रीन लाइट को या स्क्रीन को जो लाइट आती हुई नजर आएगी वो इनफाइनाइट से नजर आएगी. सो इसको भी और क्लियर आप समझ पाएंगे जब हम फ्रॉनहोफर को ही स्टडी करने वाले हैं. सो फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इस पे क्या करना होगा, वी नीड टू हैव अ सिंगल स्लिट, दैट मीन्स दो स्लिट ना लेकर के एक स्लिट लेने वाले हैं और एक स्क्रीन बनाएंगे और एक पॉइंट सोर्स को लेंगे, पॉइंट सोर्स. अच्छा, स्क्रीन जो ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होगा उसमें एक सिंगल स्लिट होगी, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं बल्कि वो बहुत छोटा रहने वाला है जितना दिखा है उससे भी.
और एक सोर्स लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आप उस पॉइंट को भी और भी लर्न कर लेंगे कि किस तरह से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस इंश्योर करते हैं। ये पॉइंट सोर्स लिया, पॉइंट सोर्स लेने के बाद यहाँ पर एक लेंस लगा देंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा, इस पर लाइट इस तरह से फॉल करेगी और इंश्योर करेंगे कि ये इसका फोकस लेंथ के बराबर यानी फोकस पे रखा हुआ है। तो लाइट जब फोकस से आती है तो आप जानते हो कि क्या होता है, वो पैरेलल बन के चलेगी। सिंस ये पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब है कि स्लिट्स को या फिर ये जो सिंगल स्लिट बनाया गया है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग को लाइट पैरेलल मिलने वाला है। जब पैरेलल लाइट रे आएगा, इसका मतलब वो इनफाइनाइट से आ रहा है। अगर इसको हम वेव फ्रंट फॉर्म के बारे में बात करें तो वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में जाएगी। तो अभी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, अंडरस्टूड। फिर इसके बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि स्क्रीन और ये डिस्टेंस डी है, लेकिन ये डी कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। किसके लिए, लाइट के लिए। तो जब लाइट रेज यहाँ से आगे बढ़ेंगी, इसी को आगे बढ़ाते हैं, लेट से यहाँ पे लाइट रेज आगे बढ़ती हैं, तो जब यहाँ से निकलेंगी तो ऑलमोस्ट पैरेलल वाला पार्ट हम कंसीडर करेंगे। तो उनके पास पैरेलल वाला जो पोर्शन आएगा, लेट से किसी एक एंगल पे सुपरपोज करने वाला हम कंसीडर करते हैं इस तरह से। तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अगर हमको कन्वर्ज कराना है तो फिर एक लेंस को यूज कर लेना होगा। और कौन सा लेंस यूज करेंगे, अगेन कन्वर्जिंग लेंस को यूज करेंगे। इस कन्वर्जिंग लेंस के बाद आप पाओगे कि ये जो लाइट रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज कर जाएंगे, और ये फोकल प्लेन पर ही कन्वर्ज करती हैं। ये आपको बताया गया होगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब कभी कन्वर्ज करेंगी, दे विल ऑलवेज कन्वर्ज एट अ फोकल पॉइंट और फोकल प्लेन। तो इस पी पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता चल जाएगी। सिंस ये फोकल प्लेन स्क्रीन जो है वो फोकल प्लेन का काम करने वाली है, इसलिए इस डिस्टेंस को भी हम f बोलने वाले हैं। हाँ, ये f1 f2 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि अलग अलग लेंस यूज़ किए गए हैं, और सेम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस, इसलिए मैं इसको f डैश बोल देता हूँ और ये f हो गया। ना इससे क्या हो रहा है कि इस पी पॉइंट पर सारी लाइट रेज को आपने कन्वर्स कराया, यानी सारी लाइट रेज को सुपरपोज कराया। अब सारी लाइट रेज का मतलब क्या है वो समझते हैं, और इसके पीछे फिनोमिना क्या चलता है वो समझते हैं। ये सेटअप हो गया। ये सेटअप ये इंश्योर करेगा कि ये फ्रॉनहोफर है। कैसे इंश्योर करेगा कि आप अगर स्क्रीन ये जो डिफ्रेक्टिंग एलिमेंट है इससे पूछेंगे तो इसको लाइट कैसी नज़र आ रही है, पैरेलल। अगर पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, इसका मतलब है वो इनफाइनाइट से आ रहे हैं, और इससे जा कैसे रहे हैं, पैरेलल, इसका मतलब वो इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। और इनफाइनाइट पे अगर ये स्क्रीन पे कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब स्क्रीन हमारी कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। किसके लिए, लाइट के लिए। तो ये जो सारा कुछ है वो लाइट के लिए इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वाला केस हो गया। इसका मतलब ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर पॉइंट। अब इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम किस तरह से इंटेंसिटी पैटर्न निकालते हैं स्क्रीन पर, और कहाँ मैक्सिमम मिनिमा मिलता है, जिस तरह से YDAC में किया था सिंगल तरह से, सिंगल सिमिलर वे पे यहाँ पे करेंगे, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंगल स्लिट है, वहाँ पर डबल स्लिट था। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का गैप हम यहाँ पे मेजर करते हैं, ये गैप। ना अब याद रखो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसमें हमने स्लिट का विड्थ नहीं मेजर किया था, यहाँ पर हम स्लिट का विड्थ मेजर करने वाले हैं। और लेट से वो स्लिट का विड्थ जो है वो B है। सो यहाँ पर B इज विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, जो भी सिंगल स्लिट बनाया गया उसका विड्थ है। ये पैरामीटर को हम यूज करेंगे। जब ये प्लेन वेव फ्रंट, अब आप इस पर आए, जो हाइजेंस का थ्योरम था, ये प्लेन वेव फ्रंट आएगा। जब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचेगा ओपनिंग पर, तो ओपनिंग के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट, दिस ऑल पॉइंट्स विल बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स। So there will be multiple point source acting on that slit. तो ये मल्टीपल अगर पॉइंट सोर्स हो गए तो सभी अपना वेव फ्रंट क्रिएट करने वाले हैं, सभी अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग वेवलेट बोलते हैं। तो सुपरपोजिशन अगर आप निकालोगे किसी भी पॉइंट P पर, तो सुपरपोजिशन क्या बोलेगा कि जो रिजल्टेंट Y आना चाहिए वो Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4 एंड अप टू YN। दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज बनेंगे, और लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज की जो लाइट्स होंगी वो एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रहे होंगे। अब जबकि आपने डबल स्लिट पे देखा था 2 लाइट रेज के बारे में बात किया गया था, जबकि यहाँ पर कितना है, मल्टीपल लाइट रेज को एक साथ सुपरपोज कराना है। तो जब मल्टीपल को कराना है तो फिर सभी के फेज डिफरेंसेस वो सब करना होगा, और इसका अपना प्रॉपर डेरिवेशन है। सो आई एम स्किपिंग द डेरिवेशन बिकॉज दैट्स नॉट नीडेड, और अगर आप चाहेंगे तो हम लोग इसको बाद में किसी सेपरेट वीडियो पे कर लेंगे, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। रिजल्ट क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं।
नो ये जो वेव हम लोगों ने जो आफ्टर दिस स्लिट की लाइट रेज कंसीडर किए हैं वो इस पी पॉइंट पर कन्वर्स कर रही हैं। इनको उनको कंसीडर किया है जो कितने एंगल पर बेंड हो जा रहे हैं, थीटा एंगल, लेट्स से एंगल थीटा है, थीटा एंगल पर बेंड हो जा रहे हैं। अब ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, थीटा की वैल्यू -90 से लेकर के 90 तक जा सकती है। इसका मतलब है ये लाइट रेज यहाँ पर भी आ सकते थे, ये लाइट रेज ऊपर भी जा सकते हैं और ये लाइट रेज सीधे भी जा सकते हैं, राइट। इसके जस्ट सिमेट्रिकल एक पोजीशन होगी, ये इस पोजीशन को हम ओ बोलने वाले हैं, जस्ट लाइक अर्लियर केस सिमेट्रिकल पोजीशन इज ओ, और उस सिमेट्रिकल पोजीशन से थीटा डिग्री पर बेंड हो गए लाइट रेज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ये वाई के बारे में बात कर लेंगे। अब हमको ये पता चलना है कि पी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी आएगा। आफ्टर राइटिंग y1, y2, y3 एंड गोइंग फॉर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कैलकुलेटिंग द इंटरफियरेंस इंटेंसिटी, तो आपको एक फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है। तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला को लिखेंगे और उसको समझेंगे, और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में उसी फार्मूला बेस पर होंगे, तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको देखना है। सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी आफ्टर सुपरपोजिशन एट पॉइंट पी, दैट इज गिवन बाय, सो लेट मी राइट ओवर हियर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी at P, and this is due to interference of various lights that are coming from y1, y2, y3, y4 and so number of sources, and these dotted points, they are the secondary sources. So intensity becomes equal to I naught sine square alpha divided by alpha square. This is how the intensity is given. Now, what is I naught? First of all, we need to understand what the I naught is. I naught is not the intensity of light, not as in the earlier case. I naught is intensity of this point, O point. So here I, O you can call it. This is intensity, of course, at point O. तो आपको O point की intensity पता होगी, उसी को I naught बोलेंगे। इसका मतलब बाकी सारी इंटेंसिटीज जो निकालने वाले हैं हम वो I naught के रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं। यहाँ पर आई नॉट लाइट की इंटेंसिटी नहीं है, ये ओ पॉइंट की इंटेंसिटी है, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम ही बोलने वाले हैं। अभी आप वॉच करेंगे। अच्छा, ये तो आई नॉट पता चल गया। अब आपको ये अल्फा जानना है। कई बार यहाँ पर हम बीटा वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये अल्फा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फा एक ये जो वैल्यू होती है ये 5/2 के बराबर होती है, फेज डिफरेंस बाय 2। और अगर आप फेज डिफरेंस के टर्म लिखना चाहें, अदरवाइज आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हमने वो बी लिया था तो ये बनेगा पाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा। सो दैट्स इम्पोर्टेंट टर्म जिसको आपको याद रखना है। अल्फा क्या होता है? सो अल्फा बेसिकली थीटा से डिसाइड होता है। पॉइंट इज कि आपको थीटा पता होगा। अगर हम पी पॉइंट के बारे में लोकेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए कोई थीटा पता करना पड़ेगा, जो कि रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे जा रहा है। उस थीटा के करस्पॉन्डिंग हम अल्फा डिफाइन करेंगे। तो बैक कैलकुलेशन करते हैं। थीटा आपको पता होगा, बी आपको बताया जाएगा कि स्लिट का विड्थ कितना है, पाई आप जानते हो, लिम्डा दैट मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पर भी हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी वेवलेंथ वही रहना चाहिए। वेवलेंथ बदलते रहेंगे तो अलग अलग कलर आ जाएंगे। सो लिम्डा आपको पता होगा। अगर आपको लिम्डा पता है तो इसका मतलब अल्फा पता चल गया। एक बार आपको अल्फा पता चल गया तो साइन स्क्वायर अल्फा निकल आएगा और अल्फा का स्क्वायर भी निकल आएगा। और आई नॉट का मतलब ओ की इंटेंसिटी पता चल गई। इसका मतलब आपको किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी पता चल सकती है अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो पॉइंट का एंगुलर लोकेशन क्या है। सो थीटा इज आल्सो नोन एज एंगुलर लोकेशन ऑफ पॉइंट पी। थीटा इज एंगुलर पोजीशन और एंगुलर लोकेशन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इससे हमारी सारी इंटेंसिटीज निकल के आ जाएंगे। यानी सभी स्क्रीन के सभी पॉइंट पर कितना कितना इंटेंसिटी है वो ये फॉर्मूला अपने को बताएगा। अब अपने को ये समझना है कि ये जो फॉर्मूला बता रहा है वो किस तरह से इंटेंसिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और किस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है, एक बार चेक करके देखते हैं। सो सारे पॉइंट को एक एक पढ़ने से अच्छा है कि पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी का कितना होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। सो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मिनिमा है। फॉर मिनिमा मोस्टली मिनिमा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और कैसे वो मिनिमा निकालेंगे चेक करते हैं। मिनिमा का मतलब वो इंटेंसिटी कम होना चाहिए। इंटेंसिटी कम होने का मतलब अगर ज़ीरो इंटेंसिटी हो रहा है तो बेस्ट है। तो ज़ीरो इंटेंसिटी अगर हो रहा है तो वही आपका मिनिमा हो जाएगा।
सो चेक करते हैं कि क्या ए कभी ज़ीरो हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है आई मिनिमम विल बी ज़ीरो, आई मिनिमम विल बी ज़ीरो। नाउ लेट्स प्लेस दिस कि ज़ीरो किस अल्फ़ा यानी किस थीटा के लिए आने वाली है। तो जब हम ज़ीरो रखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके लिए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ये जो टर्म है जिसका स्क्वायर किया गया है, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि आई नॉट तो ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, अल्फ़ा या तो इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट होना तो जमता नहीं है, तो इससे एक डायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। जब कभी साइन अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो आप पाओगे कि इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इससे अगर साइन अल्फ़ा को आप ज़ीरो करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपको क्या क्या मिलेंगी, एन पाई मिल जाएंगी, प्लस माइनस, और सिंपली एन पाई लिख सकते हो, एन पाई, जहाँ पर एन की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्लस माइनस वन हो सकती है, प्लस माइनस टू हो सकती है, प्लस माइनस थ्री हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकती है। अच्छा, एन की वैल्यू हम ज़ीरो नहीं होने देंगे। एक एन की वैल्यू ज़ीरो भी इसका आंसर बनेगा। आपको एन को अगर ज़ीरो रखना है तो आप ज़ीरो रखिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो रख दी तो ऊपर ज़ीरो हो जाएगा, नीचे ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके लिए हम लिमिट लगाते हैं। उस समय आप देखोगे कि जब अल्फ़ा ज़ीरो होता है, टेंडिंग टू ज़ीरो होता है, तो साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा वन हो जाता है। सो पॉइंट इज़ कि इसको n इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन ही दे देते हैं। इफ़ n इज़ ज़ीरो देन अल्फ़ा विल टेंड टू ज़ीरो और विल बी ज़ीरो, और अल्फ़ा जब ज़ीरो टेंड करता है तो उस समय साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू आप याद रख लीजिए, इसकी वैल्यू वन टेंड करती है। तो जब कभी अल्फ़ा ज़ीरो को टेंड करेगा तो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू वन टेंड करती है। उस समय आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आई नॉट के बराबर हो जाएगी। सो पॉइंट इज़ कि आई की वैल्यू आई नॉट के इक्वल हो जाती है। ये मिनिमा के लिए होता है, सॉरी मिनिमा के लिए आपने ये सारे n को यूज़ कर लिया, और लेकिन n इक्वल टू ज़ीरो को मिनिमा के लिए नहीं लगाएंगे कि n इक्वल टू ज़ीरो जो होता है उसके लिए इंटेंसिटी आई नॉट आ रही है। और आई नॉट किसकी इंटेंसिटी थी, आई नॉट हम लोगों ने अभी बात की थी, आई नॉट इज इंटेंसिटी फॉर ओ पॉइंट। इसका मतलब ओ पॉइंट और मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। इस एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि n इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट अ मिनिमा, रादर इट इज़ अ मैक्सिमा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन बनता है। सो अल्फा अगर n पाई है एक्सेप्ट ज़ीरो तो उसके लिए मिनिमा मिलता है। अच्छा, इस मिनिमा को और आगे बढ़ाते हैं। अल्फा की वैल्यू n पाई करना था, और अल्फा की वैल्यू हम लोग अभी लिख भी चुके हैं कि अल्फा की वैल्यू ये होती है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो नाउ वी कैन राइट दिस कि पाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा शुड बी इक्वल टू n पाई इन ऑर्डर टू बिकम इट अ मिनिमम। सो देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को थीटा निकालना था किस थीटा पे मिनिमम आ रहा है, तो एंगुलर पोजीशन निकल आएगी। साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जा रही है एन लेमडा बाई बी, एन लेमडा बाई बी, ये साइन थीटा की वैल्यू है। वैसे भी हम जानते हैं थीटा बहुत छोटा होगा तो इसकी वैल्यू आप लिखने वाले हैं हाउ मच थीटा, तो ये एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी। सो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमास इज दिस। इसका मतलब मिनिमा स्क्रीन के किस किस थीटा पे लाई कर रहा होगा या फिर लोकेटेड होगा वो हम बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट स्क्रीन बना देता हूँ, और सेटअप के लिए थोड़ा सेटअप जैसा भी बना देता हूँ। और यहाँ पर सिलेक्ट था एंड देयर वाज अ पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो था वो ओ पॉइंट यहाँ पर था। और सपोज करो हम इस पी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने को ऐसा समझना है कि ये पी के लिए लाइट जा रही थी, तो ये एंगल अपने लिए थीटा है, और इस थीटा के करस्पॉन्डिंग हमको इन थीटास के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो मिनिमा कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होगा वो हम पता कर सकते हैं। सो मिनिमास की लोकेशन के लिए थीटा की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं। एन को ज़ीरो नहीं रख सकते हैं, तो प्लस माइनस लेमडा बाई बी, प्लस माइनस टू लेमडा बाई बी, प्लस माइनस थ्री लेमडा बाई बी, सोन। इस तरह से जो ओरिएंटेशन होगा वो थीटा की लोकेशन को बताएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आप फर्स्ट मिनिमा निकालना चाहते हो तो ये फर्स्ट मिनिमा की लेंथ कितनी आएगी, लेमडा बाई बी। अगर यहाँ पर सेकेंड मिनिमा बोलना चाह रहे हो तो टू लेमडा बाई बी। तो ये अपने लिए फर्स्ट मिनिमा है, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड मिनिमा। सिमिलरली डाउन साइड एट माइनस लेमडा बाई बी वी विल गेट अगेन फर्स्ट मिनिमा, नीचे वाले को हम लोग माइनस बोल सकते हैं, और ये आएगा माइनस टू लेमडा बाई बी
सेकेंड मिनिमा। क्या इस तरह से हम सारे मिनिमास को लोकेट कर सकते हैं? सो स्क्रीन पे कहाँ कहाँ मिनिमा होगा ये अपने को पता चल जा रहा है। और आप देखोगे मिनिमास के बीच का गैप है वो फिक्स्ड है। तो दो मिनिमास के बीच का गैप कितना जा रहा है? लेमडा बाई बी, लेमडा बाई बी। और एक्सेप्ट इन दोनों को छोड़ करके फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का जो गैप हो जाएगा वो 2 लेमडा बाई बी हो जाएगा। यानी सभी की हम लोकेशन पता कर सकते हैं और साथ ही साथ सभी के बीच का गैप भी पता कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो ये मिनिमास की लोकेशन आ जाती है स्क्रीन पर। एक बार मिनिमास आ गया तो हम मैक्सिमास की लोकेशन पता करना चाहेंगे। और बिफोर वी गो टू द मैक्सिमास लोकेशन, आपको ये मिनिमास को अच्छे से याद रखना है। और एग्जाम में यही पूछता है, जनरली ऐसे पूछेगा कि बताइए सेकंड मिनिमा कहाँ पर बनेगा। तो सेकंड मिनिमा ओ से कितनी डिस्टेंस पर बनेगा? 2 लेमडा बाई बी। आपको लेमडा दे देगा, बी दे देगा, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा। यानी nth मिनिमा के बारे में बात करेगा तो ये nth मिनिमा का एक्सप्रेशन डायरेक्टली आ जाता है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो थीटा के टर्म में आ रहा है, एंगुलर पोजीशन के टर्म में आ रहा है। कई बार आपसे पूछेगा कि बताइए उसकी वाई डिस्टेंस बताइए, तो हम वाई कैसे लिखने वाले हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। वाई को लिखने के लिए आप ऐसा करेंगे कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस लगाते हैं। यू रिमेंबर दैट लेंस। और ये इसके लिए फोकल लेंथ होती है। तो और ये एंगुलर पोजीशन आपको पता चल गया, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू द स्लिट लगाते हैं। तो ये जो वाई डिस्टेंस है, किसी के लिए भी अगर हम वाई कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? क्या हम वाई का रिलेशन पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। वाई, एफ और थीटा आपस में लिंक हो जाएंगे। थीटा बहुत छोटा है तो ये वाई आर्क का काम कर देगा, ये रेडियस का काम करेगा। तो हम लिखेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। दिस कुड बी यूज्ड एनी टाइम इन केस ऑफ लीनियर डिस्टेंस। अगर हमको लीनियर लोकेशन स्क्रीन पे पता करनी है तो अगर आपको ये मिनिमास के बारे में बात करनी है तो मिनिमास के लिए वाई पोजीशन क्या आ जाएंगी? वाई पोजीशन कुछ ऐसे आ जाएगी, एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस एफ लेमडा बाई बी, ये फर्स्ट मिनिमा के बारे में हो जाएगा, प्लस माइनस 2f लेमडा बाई बी सेकेंड मिनिमा के बारे में हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो y के टर्म में भी हम बता सकते हैं और एंगल के टर्म में भी बता सकते हैं। वो जैसा आपसे पूछेगा आपको उसी के टर्म में बताना होगा, राइट। f जहाँ पर क्या होगा, लेंस का फोकल लेंथ होगा और ये स्क्रीन फोकल प्लेन का काम कर रही होगी। गॉट टू नो? सो दैट इज अबाउट मिनिमा। इसके बाद मैक्सिमा के बारे में बात कर लेते हैं। और मैक्सिमास के लिए आपको इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना होगा। फॉर मैक्सिमास सो उसी फॉर्मूला से हम इंटेंसिटी को मैक्सिमम देखना चाहेंगे। तो अगर फार्मूला को हम लोग पहले रीराइट कर लेते हैं, आई की वैल्यू आई नॉट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर था। आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो जब मैक्सिमाइज करना चाहोगे तो आपको ये जो रिटन टर्म है अल्फा वाला, इसको मैक्सिमाइज करना होगा। आई नॉट तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब आई को हमको मैक्सिमाइज करना होगा। सो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम क्या करते हैं, डी आई अपॉन डी अल्फा करेंगे और इसको ज़ीरो क्लेम करेंगे। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगाने के बाद, और इसको ज़ीरो प्लेस करेंगे। जब आप इसको ज़ीरो प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेट मी डू दैट क्विकली फॉर यू। और आप खुद भी कर सकते हो, डी आई अपॉन डी अल्फा अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो आई नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम वी राइट लाइक कि डायरेक्टली स्क्वायर वाला टर्म लेके चलते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन अल्फा का कॉस अल्फा आएगा। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हो। माइनस न्यूमरेटर विच इज साइन स्क्वायर अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज दिस, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपने को ज़ीरो क्लेम करना था। जब इसको ज़ीरो क्लेम करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये डाउन साइड वाला चला जाएगा, आई नॉट चला जाएगा, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस आपको 2 साइन अल्फा कॉमन नज़र आना चाहिए, और भी कुछ कॉमन आ सकता है, यस अल्फा भी कॉमन आ सकता है। तो एक अल्फा भी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट पे आते हैं। सो ब्रैकेट के इनसाइड में आपको यहाँ से अल्फा कॉस अल्फा मिलेगा, माइनस यहाँ से साइन अल्फा मिलेगा। इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। अच्छा, अल्फा ज़ीरो हो नहीं सकता है। अगर अल्फा ज़ीरो हो गया तो सारे केस ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अपने देखी थी पाई बी साइन थीटा बाई लेमडा होता है। तो अल्फा ज़ीरो करने का मतलब बनता नहीं है। अल्फा ज़ीरो नहीं है तो साइन अल्फा ज़ीरो नहीं होगा। अगर साइन अल्फा ज़ीरो हो गया तो आप पाओगे। और वैसे भी अल्फा ज़ीरो वाला केस आपने देखा था, वो एक सिंगल मैक्सिमा था, वो तो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है।
और साइन अल्फा 0 करने का मतलब वो मिनिमा होता है। इसका मतलब ये नया ऑप्शन दे रहा है जो मैक्सिमा के बारे में बताएगा। तो अल्फा इंटू कॉस अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो साइन अल्फा के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि टेन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और जब टेन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी, इस कंडीशन पर आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमास मिलने वाले हैं। तो मैक्सिमास कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं, जहाँ पर टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, इसमें अल्फा इक्वल टू 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अल्फा इक्वल टू 0 हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमास की लोकेशन मिलेगी। तो मैक्सिमास आर गिवन बाय दिस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब अल्फा आपके पास ये दिया गया है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो और इसको यहाँ पर भी रख सकते हो। जब इनको रखोगे फिर वहाँ से थीटा सॉल्व करोगे, एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा, बट वहाँ से जो थीटा आएगा वो आपको एंगुलर लोकेशन बताएगा मैक्सिमास की। और फिर उनको हम प्लॉट कर पाएंगे और दिखा पाएंगे कि कितना मैक्सिमा कहाँ पर लोकेटेड है। सो जो मैक्सिमास की लोकेशन आएगी, डेफिनेटली वो इतना सिंपल नहीं आ रहा है। इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि जो मैक्सिमास आने वाले हैं स्क्रीन पर वो मिड पॉइंट पर नहीं आएंगे। सो दो मिनिमास के एग्जैक्टली बीच में मैक्सिमा नहीं होता है, ऐसा हम क्लेम कर देंगे। It is not exactly in between because it is governed by tan alpha equal to alpha expression. It is not coming like this कि इसका हाफ आ रहा हो और something like. So अगर आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है कि क्या मैक्सिमास मिनिमास के एग्जैक्टली बीच पे लाई करते हैं जैसे YDSC पर होता है, आप बोलोगे नहीं, दे आर एट ए डिफरेंट लोकेशन। फिर आपसे बोलेगा क्या दो मैक्सिमास के बीच का गैप बराबर होता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आ रहा है। फिर आपसे बोलेगा क्या दो मिनिमास के बीच का गैप बराबर होता है, अब बोलोगे यस, एक साइड बराबर रहता है, दूसरे साइड भी बराबर रहता है, बट फर्स्ट मिनिमा ये और फर्स्ट मिनिमा के बीच का गैप ही थोड़ा सा ये डबल हो जाता है, बाकी सब बराबर रहता है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। बट अगर कैलकुलेशन में कभी ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमा की लोकेशन को, तो फिर हम रफली इसको मिड पे बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक मैक्सिमा आएगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, और इसके बाद आप पाओगे कि यहाँ पर एक मैक्सिमा आएगा, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा। वो एग्जैक्टली मिड पे नहीं होता है बट क्लोज टू मिड होता है। तो अगर आपसे मैक्सिमा की लोकेशन पूछता है रफली, तो रफली आप उसको मिड पॉइंट पे बोलने वाले हैं, बट नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट, राइट। सो इस पॉइंट का आप ख्याल रखोगे और इसके बेसिस पर आप अपना आंसर दे सकते हो, राइट। तो अगर आप स्क्रीन को आप देखना चाहोगे स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे लोकेटेड होते हैं, तो उसको हम एक ग्राफ से, इंटेंसिटी ग्राफ से देख सकते हैं। वो इंटेंसिटी ग्राफ अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लेट से ये अपना स्क्रीन है और उस स्क्रीन पर लेट से ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है और इसी पर हम इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। और लेट से ये रेफरेंस लाइन, इधर हम इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं, ये वो पॉइंट है और ये स्क्रीन है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है I0 वो ज़्यादा होता है, फिर ये मिनिमा बनता है, फिर ये मैक्सिमा बनता है, फिर ये मिनिमा बनता है, फिर ये मैक्सिमा बनता है और ऐसा हो जाता है। Similarly, it goes other side. It goes to minima, then again maxima, then smaller maxima, then goes on. So this is how the intensity is observed on the screen. ये जो फर्स्ट है और ये जो है दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ बराबर के हिसाब से, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। Both side it is identical. और ये कुछ समय के बाद फिर ये फेड डाउन हो जाता है, तो फिर उसके बाद इसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो आपसे YDSC से कंपेयर कराता है कि इसको YDSC से कंपेयर करो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने को मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि YDSC के जितने भी मैक्सिमास होते थे सबकी इंटेंसिटी वही रहती थी जो सेंट्रल की होती थी, लेकिन इसकी सेंट्रल की इंटेंसिटी एक्सेप्शनली हाई होती है। ये इंटेंसिटी I0 होगी। फिर इसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। ये सेकेंड मैक्सिमा बनेगा, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। ये थर्ड मैक्सिमा बनेगा, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। So that is first maxima. This is second maxima. That is third maxima. तो अगर अभी एक स्टेटमेंट आता है कि सिंगल स्लिट फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन केस में स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमास की वो कम होती जाती है, वेदर इट इज ट्रू, अब बोलोगे यस इट इज ट्रू। लेकिन YDSC में क्या मैक्सिमास की इंटेंसिटी कम होती जाती है? नहीं, वो वही रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? सेंट्रल वाले की, इसलिए इसको नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इज डिफरेंट, फर्स्ट मैक्सिमा इज डिफरेंट। सेंट्रल के बाद जो आता है वो फर्स्ट होता है। तो इसका भी फर्स्ट मैक्सिमा ये बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, और ये आपके लिए सेकेंड मैक्सिमा होगा। सिमिलरली थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन ड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमास कहाँ पर होंगे? मिनिमास आपको दिख रहे हैं, उनको मिनिमास बोल सकते हैं। सो ये जो है ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा,
जहाँ पर इंटेंसिटी फिर से ज़ीरो हुई दैट इज़ सेकेंड मिनिमा, एंड ये जो इंटेंसिटी ज़ीरो हुई दैट इज़ थर्ड मिनिमा। मिनिमा की लोकेशन आपको प्रिसाइजली पता होती है, और मैक्सिमास की हम बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बीच में, नॉट एग्जैक्टली बताना होगा तो फिर आप उस फॉर्मूले को फॉरवर्ड कर देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वही उसका होगा, मैक्सिमा की लोकेशन हो जाएगी। क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसी के फॉर्म में फिर हम आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रिंज पैटर्न आप इसको बोल सकते हो, फ्रिंज पैटर्न और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और किस तरह से ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगी स्क्रीन पर, वो ये एक्सप्लेन करता है। इस ग्राफ को याद रखना है, इसके बेसिस पे आपको आंसर देने होंगे। तो जनरली आपसे मिनिमा की पोजीशन पूछेगा या फिर मैक्सिमा की पोजीशन पूछेगा, सारी पोजीशंस आप यहाँ से बता सकते हो। उनकी डिस्टेंस पूछेगा y, तो फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई करके बता देंगे, और एंगुलर पोजीशन आपको याद रखनी है। So this is about Fraunhofer single slit diffraction case, and that is part of your syllabi. और आपने लर्न किया कि what is a diffraction and what is a single slit Fraunhofer diffraction, and also important point was कि Fresnel और Fraunhofer diffraction में क्या difference चलता है। So after these points ये diffraction वाला part complete होता है, और इस पर बेस्ड, इस छोटे से वीडियो पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, इट्स मोर और लेस डेफिनेट। सो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, और अगर कोई इशू आता है तो लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन देन।